हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा इससे पहली वाली वीडियो तक हमने क्या देखा, बोर मॉडल के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने एक वीडियो में पोस्टुलेट्स देखे, नेक्स्ट में उसकी एप्लीकेशंस देखी, फिर उसकी एक एप्लीकेशन देखी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की बोर ने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डुअल बिहेवियर पे आए, है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर पे आए। फिर उसमें हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा और ये पाया कि जो वास्तव में बोर ने बोला था उसमें काफी कमियां थी, क्योंकि बोर ने क्या किया था, उसको पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के कंक्लूजन दिए थे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, जिसमें क्लियरली ये बोला गया कि अगर वास्तव में वेव नेचर रखता है पार्टिकल, तो वेव नेचर रखने वाले पार्टिकल के लिए जो कंक्लूजन है वो ये था कि उसकी अनसर्टेनिटी मतलब उसकी पोजीशन, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, दोनों को एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी के कारण बोर के कुछ मॉडल, बोर के ड्रॉबैक देखे गए फिर, ठीक है, कि भाई पहला क्या था ड्रॉबैक, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला ड्रॉबैक था कि वो तो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, बाकी के लिए फिर बाकी एटम के लिए क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या होगा। सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि उसने डुअल बिहेवियर, जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी, उसको बिल्कुल माना ही नहीं था, कि उसने खाली पार्टिकल के बेस पे एनर्जी दे दी, रेडियस दे दी, सब कुछ दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वो वायोलेट कर रहा था, जबकि वास्तव में डुअल नेचर रखता है मैटर, है ना, तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉलो उसे करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाता है। बट उसने क्या किया, उसे पार्टिकल नेचर ही माना, इसीलिए उसने फोकस नहीं किया किसके ऊपर, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। फिर था स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, और मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ये बोर ने नहीं बताया था। इतना पार्ट हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर बता देता हूं, बोर मॉडल बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के नजरिए से याद रखना है, ठीक है। एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम मूव करेंगे बेटा, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, फिजिक्स का पार्ट है वैसे बेसिकली तो ये, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है। पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बेटा हम, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स जहां पे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है, हमारे रिजल्ट्स को प्रूव नहीं कर पाता है, वहां पे हम बात करते हैं बेटा किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की, कि सर ये क्वांटम और क्लासिकल क्या है। देखो पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं बेटा, क्लासिकल वर्ड से मतलब आ जाता है भाई साहब, हम बात कर रहे हैं मैक्रो साइज की, बड़े साइज की, और क्वांटम का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था शॉर्ट में, कि हम बात करेंगे माइक्रो की, छोटी चीजों की, जहां पे बड़ी चीजों के फॉर्मूले जो बड़ी चीजों पे हम अप्लाई करते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी किसको, क्वांटम को, ठीक है। ऊपर वाला गलत हुआ तो किसको इंट्रोड्यूस किया, क्वांटम को, ठीक है। तो एक अगर मैं डिफरेंस करना चाहूं तो बेटा एक डिफरेंस तो मैं ये कर सकता हूं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ठीक है, ये बस मुझे तुम्हें समझाना है, इसके बारे में तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिंपल अच्छे से समझ लो, और रफ नोट्स तुम साइड में लिख सकते हो क्या थी। क्लासिकल में बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट है, ठीक है, और दूसरा आएगा क्वांटम, ठीक है। क्लासिकल में यहां पे केवल पार्टिकल नेचर माना गया था, कि भाई जो मैटर होता है वो क्या शो करता है, केवल और केवल पार्टिकल नेचर। बट quantum mechanics is the branch of mechanics in which we study about the matter's dual nature, and that is its wave nature as well as particle nature। तो मैं एक क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे। क्वांटम मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच हो जाएगी बेटा, इट डील्स विद द मैटर shows ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज
एज वेल एज सेकंड क्या होगा बताओ जल्दी, वेव नेचर। पार्टिकल में मोमेंटम शो करता है, इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल है, ठीक है, मतलब मोमेंटम शो करता है, वेलोसिटी शो करता है। वेव नेचर कैसे प्रूफ होता है कि वेवलेंथ भी रखता है अपने पास। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, क्लियर है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये मैक्रो पार्टिकल्स की बात होगी, इसमें मैक्रो बॉडीज की बात होगी, बट दिस क्लासिकल मैकेनिक्स दीज कॉन्सेप्ट्स आर फेल्ड ऑन माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, ठीक है, ये फेल हो जाएगा। तो क्या सर क्वांटम, देखो मैंने क्या बोला कि क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रो बॉडीज पे फेल हो जाएगा, तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रो बॉडीज पे फेल हो जाएगा? नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो बॉडीज पे भी लगता है प्लस मैक्रो बॉडीज पे भी लगता है, ठीक है। तो फिर सर अंतर क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टडी की जाएगी, छोटे पार्टिकल के जो रिजल्ट्स आते हैं, स्टडी का मतलब है उसकी रेडियस, उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ, ये जो कैलकुलेट किया जाएगा वो माइक्रो बॉडीज में कैलकुलेट अच्छे से होंगे, लेकिन जो रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रो बॉडीज के बारे में देगी वो एक्यूरेट नहीं होगा, उससे ज्यादा एक्यूरेट क्वांटम मैकेनिक्स का होगा। बट रिवर्स केस में अगर मैं बोलूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रो बॉडीज की स्टडी की, सिमिलरली जब हम मैक्रो बॉडीज की स्टडी करेंगे तो जो रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स दे रही है वही क्वांटम मैकेनिक्स देगी, इसीलिए ऐसी माइक्रो बॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाई करें। समझ में आ रहा है? जरूरत नहीं पड़ती है कि हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करें किसको, मैक्रो बॉडीज को। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट्स फॉर द कैलकुलेशंस फॉर मैक्रो बॉडीज which gives by classical mechanics। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये लेक्चर स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लग रहा है तुम्हें, लेकिन बाद में बहुत शानदार लेक्चर बनने वाला है। यहां से अब एटम फिर इलेक्ट्रॉन कहां लाई करता है वास्तव में, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा था वो तो सर सब गलत होता जा रहा है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो 1926 में, किसमें बेटा, 1926 में एक तो हाइसेनबर्ग एंड अर्विन श्रोडिंगर, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया। क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाने का काम किसने किया बेटा? हाइसेनबर्ग और अर्विन श्रोडिंगर ने, और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन अर्विन श्रोडिंगर का रहा, ठीक है। अर्विन श्रोडिंगर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, फॉर दिस ही गेट नोबेल प्राइज। क्लियर बेटा? नोबेल प्राइज भी अर्विन श्रोडिंगर को मिला। इसने क्या किया, इसने पूरे एटम को एक सिस्टम कंसीडर किया कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टम माना। और उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, उस पर्टिकुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, इसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिसको बोल दिया वेव फंक्शन। ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा, सिंपल उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया इसने साई से। किससे? साई से। सर ये सब चीजें हम एग्जाम में ये सब चीजें नहीं आएंगी, मैं बोल देता हूं तुम लोगों को, लेकिन ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करने के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? साई से। और एक इक्वेशन दे दी जो रिप्रेजेंट करती है किसको? पूरे एक सिस्टम को, और वो इक्वेशन थी एच साई इक्वल्स ई साई। एच एक ऑपरेटर है, किसी के ऊपर भी ऐसे कैप लगाओ, ठीक है, ऐसे कैप लगाओ केमिस्ट्री के अंदर, तो उसे बोल दिया जाता है ऑपरेटर। क्या बोल दिया जाता है बेटा? ऑपरेटर, ठीक है। और ई साई, ये एक इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब क्या है कि जैसे तुमने मैथ में पढ़ा है कि भाई एक्स है हमारे पास, उसको मैं फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, किसका? वाई का, ठीक है, वाई का बनाता हूं। मैंने एक्स के ऊपर कोई फंक्शन लगाया, फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल
डिफरेंशिएशन कर दूं x का तो कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो y होगी। समझ में आ रहा है ना कंपैरिजन? तो ये क्या है, f की वैल्यू है, ये फंक्शन है। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, h को ऑपरेट कर रहा हूं। इसी चीज को केमिस्ट्री में ऑपरेटर बोल देते हैं। देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़े से टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आएगा। फंक्शन को यहां पे किससे बोलेंगे बेटा, ऑपरेटर से। जिसपे ये लग रहा है, जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे यहां पे x के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहां पे साई के लिए बात कर रहे हैं, उसे बोलेंगे बेटा ऑपरेंड, ऑपरेंड, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ कुछ किया, ये मैंने इसके ऊपर ऑपरेट किया तो मुझे कुछ वैल्यू मिली। वो वैल्यू क्या थी, ई वैल्यू मिली, और साई वेव फंक्शन मुझे ऐसे का ऐसा मिल गया। तो ये क्या थी बेटा, एनर्जी, ठीक है। ऐसे वैसे आइगन वैल्यू बोलते हैं, शॉर्ट में याद रखो तुम। आइगन वैल्यू क्यों बोलते हैं वो सब इतना डिटेल में कोर्स में नहीं है तुम्हारे, ठीक है। आइगन वैल्यू बोलते हैं, आइगन वैल्यू जब बोलते हैं जब किसी ऑपरेटर को किसी ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं तो वेव फंक्शन तो हमें एज इट इज मिल जाए। देखो मिल गया, साई था, यहां भी साई मिल गया, और वैल्यू यहां पे कुछ आ जाए। तो जो वैल्यू मिली, वेव फंक्शन सेम आ रहा है दोनों जगह, तो जो वैल्यू मिलेगी उसे हम आइगन वैल्यू बोलेंगे। और फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये कैसा नेचर रखता है, आइगन फंक्शन है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो शॉर्ट में कि इसने एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दी, एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, जहां पे ऑपरेटर है h, और कैसा ऑपरेटर है, इसका नाम है बेटा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सर ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा? इसीलिए मैंने इसको ऑपरेट करने के बाद कुछ वैल्यू दी और उसको बोल दिया ई। क्लियर है? ये वेव फंक्शन की बात हो गई। ये वेव फंक्शन और कुछ नहीं है, केवल एक, और अभी आ रहा हूं मैं ये बात पे, वेव फंक्शन कुछ नहीं है, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं अब ये मिटा रहा हूं। हाइसेनबर्ग थोड़ा, सॉरी श्रोडिंगर, इसमें थोड़ा सा और डीप में गए, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में स्टडी की, तो इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव फंक्शन है जिसको साई बोला था, ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, ये रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल को। क्यों ऐसा बोला, देखो जब हम बोर मॉडल की बात कर रहे थे तो ये था कि ये जो सेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फिक्स्ड पाथ बना दिए थे, लेकिन डुअल नेचर के आने से ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है कि भाई ये फिक्स्ड पाथ नहीं हो सकते अगर डुअल नेचर रखता है, तो फिर पाथ क्या होंगे, फिर ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइन हो गई, इसी पे इलेक्ट्रॉन को घूमना है। लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स आई, थोड़ा सा क्या किया, ऐसे समझो कि इसको जूम कर लिया, ये लाइन को क्या किया इसने, जूम कर लिया और ट्यूब्स बना दिए, है ना। ऐसे मान लो ये एक हो गया, थोड़ा जूम कर लिया है, ये एक हो गया पूरा, फिर दूसरी सेल ऐसे ही होगा, ठीक है, ट्यूब्स बना दिए और बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट रहता है उनको क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलेंगे। लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल तो बहुत बड़ी हो सकती है, इसका साइज कैसे फिक्स हो, ठीक है, इसका साइज कैसे फिक्स होगा, तो उसको ये बोल दिया गया कि जो वेव फंक्शन है फिर वो n को रिप्रेजेंट करेगा। n मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मतलब कौन सी सेल, पहले हम बोल रहे थे ना n इज द नंबर ऑफ सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बार बोल दिया मैंने किसी वीडियो में, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर। लेकिन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, अब ये ऑर्बिटल का मतलब हो गया ये बेटा वो लाइन नहीं रहेगी केवल, ये क्या है, थोड़ा सा स्पेस बन गया है ना, कुछ इस तरीके से क्लाउड जैसा रहो, समझ लो, क्या समझ लेना, क्लाउड जैसा। अब ये 2-3 तरीके की होती हैं, एसपीडीएफ, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें इमेजिन कर लेना है ऑर्बिटल मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस हो गया, इतने स्पेस में मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके ये ऐसे सेल्स बनी होंगी,
सेल्स तो होती हैं, ऑर्बिट्स तो होती हैं, ये बात फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने एरिया में रहेगा? अब मान लो इस वाली में इलेक्ट्रॉन है, तो वो जरूरी नहीं है कि यहाँ सेंटर में ही हो, इसी लाइन में हो, वो ये पूरा स्पेस, ऐसे हर सेल की अपनी ऑर्बिटल होती है, हर सेल में ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, इस तरीके से स्पेस रहेगा। मतलब मैंने मर्ज कर दिया था तभी मैंने वो ट्यूब सी बना दी थी, ठीक है। एक बार दोबारा बनाता हूं, शायद तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक सेल हो गई, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या है, ये सेल के अंदर ऑर्बिटल होगी, एक पर्टिकुलर स्पेस मान लो, क्लाउड जैसा मान लो। इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी सेल को घेरा रहेगा ऐसा क्लाउड, ठीक है। तो उस क्लाउड को अब पहले क्या मैं एक लाइन पे रख रहा था, अब मैंने उसको ऐसे बैलून जैसा बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन इस लाइन पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरे स्पेस में कहीं भी हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया साई से। समझ में आ गया? तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। और क्या रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन, और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इतना मेन तुम्हें याद रखना है। वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? साई एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? तो तुम्हारे दिमाग में अब पिक्चर चेंज हो जानी चाहिए कि एक लाइन पे मूव नहीं कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस है उसके पास, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। अब वो कहां घूमेगा? तो इसके लिए बोला गया कि भाई इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड ले लिया, सॉरी मॉड लगा दिया, ठीक है। जो आएगा उसको बोल दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी बोला पहले, डेंसिटी तो बता दूंगा। ये क्या हो गया कि भाई इतने एरिया में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट किस पॉइंट पे होगा वो कौन बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये n है साई, तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो गई? टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या हो गई बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब हो गया टू रिप्रेजेंट, तुम्हें मार्कर की राइटिंग तो दिख रही है ना? एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है। टू रिप्रेजेंट an electron in an orbital, an electron in an orbital at a fixed point, at a fixed point। ये क्या है? साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तुम्हें पता चल गई क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा बस जितना है तुम्हारे पार्ट में आता है 11th के लेवल पे, मैंने तुम्हें उतना इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या देता है। सबसे पहले बेटा वेव फंक्शन देगा। ये वेव फंक्शन क्या कर रहा है? कुछ और नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन सी सेल होगी, दैट इज n बता रहा है। फिर साई स्क्वायर क्या दे रहा है हमें? उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी हो गई। देखो मैंने फिक्स्ड वैल्यू क्यों नहीं बोली? क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू तो हमें मिल ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉन वहीं होगा ये बात तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पेस काफी है मूव करने के लिए। वो आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी उसके पास स्पेस है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी तक हो गया। इतना केवल क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और अंदर उतर जाते हैं कि मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक वर्ड लिखा, ठीक है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरीके से अरेंज होती हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो एक होता है बेटा, मेरे साथ ही तुम्हें टेबल बनानी है, ठीक है। एक रहेगा सेल, एक रहेगा बेटा सब सेल, इसके बाद आएगा बेटा ऑर्बिटल्स, और इसके बाद आएगा स्पिन। ये चार चीजें हम पढ़ेंगे,
ठीक है, ये वैसे मैं तुम्हें एक वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे समझा रहा था वहां पे मैंने तुम्हें जल्दी में समझा दिया, और मैंने बोला था कि ये डिटेल में सेकंड चैप्टर में आता है ना, सबसेल, ऑर्बिटल्स और स्पिन। चलो, ये जो सेल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी तो मैथमेटिकली बता रहा हूं मैं तुम्हें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा बेटा? इट डिटरमाइंस, लिख लो, एक एक चीज लिखते जाओ। डिटरमाइंस, ये इट टेल्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को? स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। इसकी वैल्यू एन की कितनी हो सकती है? एक टेबल की फॉर्म में तुम्हें नोट्स बनाने हैं, सबसे अच्छा रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एन की वैल्यू बेटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू एन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। अच्छा, एक चीज और बताएगा, वो भी यहीं ऐड कर लो। इट ऑल्सो टेल्स एन जितना होगा उतनी ही उसकी सेल नंबर होगी। कौन सी सेल है? ठीक है, कौन सी सेल? मतलब एन की वैल्यू 1 तो फर्स्ट सेल होगी, एन की वैल्यू 2 तो सेकंड सेल होगी, एन की वैल्यू 3 तो थर्ड सेल होगी। और देखो तुम्हें पता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे सेल का साइज बढ़ता चला जाता है ना, ऐसे सर्कल्स बढ़ते जाते हैं। जो पास होगा वो छोटा सर्कल होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा, तीसरा वाला ज्यादा बड़ा होगा, चौथा वाला ज्यादा बड़ा होगा, पांचवा फिर उससे भी, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कौन सी सेल? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बताएगा? साइज एंड एनर्जी। साइज तो समझ में आता है, साइज आपने बता दिया सर। एनर्जी कैसे? तुमको पता है न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं हम वैसे वैसे सेल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। अगर मैं इसे K बोल दूं, इसे L बोल दूं, इसे M बोल दूं, इसे N बोल दूं। अच्छा, यहां भी बता देता हूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं तो मैं K की बात कर रहा हूं, 2 मतलब L, M देन 4 दैट इज N। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो एनर्जी बाहर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट इज n इक्वल टू 1। K के लिए एनर्जी कम होगी, 2 के लिए एनर्जी ज्यादा, देन थर्ड एनर्जी और भी ज्यादा, फोर्थ एनर्जी और भी ज्यादा। तो एनर्जी भी समझ में आ गई। ठीक है, सब सेल पे आते हैं। सेल के अंदर ही तुम्हें कंसीडर करना है। देखो इसने बता दिया साइज है, ठीक है, सेल, इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? किसी सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी सेल में प्रेजेंट है। और इसने हमें यह बता दिया बेटा साइज क्या है। ठीक है, सेल एन से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चल जाता है? साइज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी बोल रहा हूं मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चल जाता है? साइज क्या है। ठीक है, रिप्रेजेंट किसको करेगा? सेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद साइज से तो सब कुछ नहीं होगा, फिर उसकी शेप कैसी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आ गया शेप पे, शेप। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सेकंड क्वांटम नंबर होता है एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से। ठीक है, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से। इसको और एजीमुथुअल क्वांटम नंबर के अलावा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। हाँ देखो, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। लिख लो, ये सब नाम है इसके, क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर हो गया, और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर।
इसीलिए बोल रहा हूं, क्या लिखा है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर। इससे अगर स्पेलिंग वगैरह में कोई दिक्कत है, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। 3 नाम है इसके, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इन 3D, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 3D, 3 डायमेंशन। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, L कुड बी इक्वल टू 0 to n-1। ये क्या बोल दिया सर आपने, मतलब 0 to n-1 मतलब समझो, अगर n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इफ n इक्वल टू 1, तो L क्या होगा बताओ, 0 to n-1, 0 to 1-1, दैट इज 0 आ गया आंसर। L की एक ही वैल्यू होगी, वो होगी 0। अगर n इक्वल टू 2 है, तो L क्या होगा, 0 to n-1, मतलब 0 और 1। अगर n 2 है तो n में 2 में से 1 घटा दो, 1 आ गया, एक 0 वैल्यू हो गई और एक 1 वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर n इक्वल टू 3 है तो L इक्वल टू आ जाएगा 0 1 2। 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, शेप ऑफ ऑर्बिटल 3 तरीके से अरेंज हो सकती है। ठीक है, L की वैल्यू निकाल सकते हो, हर सेल के लिए L की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। यहां पे मैंने तुम्हें एग्जांपल करके दिखा दिया, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ चीजें L में तुम्हें फिक्स कर देनी है। इफ L इक्वल टू 0 1 2 3 4, अगर L इक्वल टू वैल्यू 0 आती है तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा S को, S सबसेल, 1 रिप्रेजेंट करेगा P सबसेल, 2 रिप्रेजेंट करेगा D सबसेल, 3 रिप्रेजेंट करेगा F सबसेल। ठीक है, 3 तक ही लिखो, तुम्हारे कोर्स में F तक ही है। समझ में आ गया, जहां भी तुम्हें वैल्यू दिख जाए, क्या वैल्यू दिख जाए बेटा, 0 L की, तो समझ जाना है S सबसेल की बात हो रही है, P सबसेल की बात हो रही है, D सबसेल की और F सबसेल की। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पे अब शेप पता चल गई, लेकिन शेप भी ऑर्बिटल किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स के अराउंड अरेंज्ड है। 3D में कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, स्पेस में एक जेड एक्सिस होगी। तो स्फेयर की बात हो रही है, एटम स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो वो एक्स डायरेक्शन में कहां पे है, वाई डायरेक्शन में कहां पे, जेड डायरेक्शन में कहां पे, एटॉमिक ऑर्बिटल का पता कैसे चलेगा। तो उसको और डीप में जाने के लिए, उसकी ओरिएंटेशन जानने के लिए कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल्स का। किसका, ऑर्बिटल्स का। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या कुछ लोग इसे केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने मैग्नेटिक अगर मैंने मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोला है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m और इसके सफिक्स में L लगा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, m की वैल्यू लाई करती है बेटा -L to +L। ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -L to +L। मतलब नहीं समझे सर, जैसे मान लो n इक्वल टू 2 के लिए तुम्हें L की 2 वैल्यू मिली, एक 0 और एक L इक्वल टू 1। इसके लिए अगर मैं L इक्वल टू 0 के लिए अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालूंगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, -L to +L, मतलब -0 कॉमा फिर 0 ही आएगा तो 0। अगर L इक्वल टू 1 की बात करूंगा तो -L to +L, मतलब हो गया -1 और लास्ट डिजिट आनी चाहिए +1, बीच के जितने वो भर दो, 0 आएगा साहब। तो 3 पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिल गए 3 तरीके से। अगर L एक सेल सेकंड है, उसके अंदर P सब सेल है, 1 L इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या हो गई, P सब सेल है,
वो 3 तरीके से अरेंज हो सकती है 3 कोऑर्डिनेट्स के अराउंड, x y z के अराउंड। तो उसकी 3 वैल्यू बन जाएंगी, दैट इज px py एंड pz। 3 तरीके से अरेंज होगी, मतलब px py pz। शेप कैसी होगी वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो अभी सब 3D मॉडल्स आ रहे हैं, कल पढ़ने में तुम्हें और भी मजा आएगा, ठीक है। तो -L2 + L समझ में आ गया कैसे निकालना है। यहाँ -1 0 +1, अगर यहाँ L की वैल्यू 2 होती तो सर -2 2 + 2 हो जाता। बिल्कुल, अगर L की वैल्यू 2 हो जाती है, L की वैल्यू 2 कब होगी, जब n की वैल्यू 3 होगी। एक वैल्यू n = 3 के लिए 2 आ रही होगी, तो यहाँ पे कौन सा केस बन जाएगा, -2 से लेके +2 तक सारी बीच की डिजिट लिख दो, -1 0 +1 देन +2। बिल्कुल 5 आएंगे, और n = 3 मतलब d, तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। हाँ होती है, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, और उनकी शेप भी डिस्कस करेंगे हम अगले वाली वीडियो में, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने अभी बताया तुम्हें कि इट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल around x y and z coordinates। समझ में आ गया, ओरिएंटेशन हो गया। सब 3 चीज पता चल गई, साइज, शेप और उसकी ओरिएंटेशन। तो इससे पता चल जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस तक पहुंचना चाह रहे हैं। भाई साहब सेल है, उसका साइज इतना है, ठीक है, लेकिन वो कैसा दिखता है, तो 3D में साहब उसकी शेप ऐसी है, वो एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चल गया। फिर साहब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ऐसे रहता है, मतलब डायरेक्शन पे आ गए अब कि वो यहां ऐसे रहता होगा, इस पॉइंट से इतना दूर है, इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जाओगे तो इतनी दूरी पे होगा, इस डायरेक्शन में वाई में जाओगे तो इतनी दूरी पे होगा, जेड में इतनी दूरी पे होगा, ठीक है। ये भी पता चल गया, लेकिन अभी ये नहीं पता चला वो रहता कैसे है, तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बेटा एक नई चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, और वो है नेक्स्ट स्पिन, कि वो रहता कैसे है। अब चूंकि हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2 ही तरीके से रह सकता है, पॉसिबिलिटी 2 ही है। एक तो वो राइट साइड में स्पिन कर सकता है, और एक लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज डिफ्रैक्ट, मतलब ऐसे घूम सकता है। स्पिन का मतलब होता है बस इतना, पूरा सर्कुलेशन में नहीं घुमा रहा हूं, केवल हाफ। और एक ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव स्पिन, एक तरफ नेगेटिव स्पिन, और उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड कर दी। उसकी वैल्यू क्या फिक्स्ड कर दी, या तो +½ होगी या -½ होगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर आया मैग्नेटिक, सॉरी बेटा, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या कुछ लोग इसे स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम तुम्हें एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख दिया। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एमएस से, कुछ लोग इसे केवल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल एस से, केवल स्मॉल एस से। तो दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। हमेशा स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा हो तो एमएस लिख देना, केवल स्पिन क्वांटम नंबर लिखा हो तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, अबाउट दी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हो सकती है बेटा, जो कि क्या हो सकती है, बताओ, तुम ही बताओ, बताओ बेटा, स्पिन क्या हो सकती है, या तो s की वैल्यू +½ हो सकती है और -½ हो सकती है, क्योंकि आधा ही रोटेट करेगा, पूरा रोटेट नहीं करेगा। क्या ये समझ में आया? थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देता हूं मैं, थोड़ा और अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो ये कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतना वाला पार्ट ये समझा देता हूं। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन क्या होता है। सेल का मतलब होता है, ऐसे समझो कोई तुम तक पहुंचना चाहता है,
ठीक है, तो दूसरे गोले से आ रहा है, दूसरे प्लेनेट से आ रहा है, वो पूछेगा कि भाई ये जितेंद्र कहाँ रहता है, ठीक है, तो उसको बताएगा कि पृथ्वी पे रहता है ना, अर्थ पे रहता है, तो उसको मैंने बोल दिया सेल। उसको क्या बोल दिया? सेल। फिर उसके अंदर कहां रहता है? फिर बोल दिया भाई साहब सबसे। फिर उसके अंदर कहां रहता है? फिर बोल दिया भाई साहब ऑर्बिटल। फिर वो कैसे रहता है? तो बोल दिया स्पिन। मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब दो तरीके से रह सकता है। तो ये एग्जैक्ट एड्रेस हो गया भाई। इसे पृथ्वी मान लो, इसे यूपी इसे इंडिया मान लो, इसे यूपी मान लो, यूपी में भी मथुरा मान लो। फिर मथुरा में वो कैसे रहता है? अपने घर पे। तो वो ऐसे या तो ऐसे रह सकता है या ऐसे रह सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की बेचारे की, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो ये समझ में आ गए क्वांटम नंबर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें अच्छा एक चीज बताना भूल गया बेटा मैं। अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालनी है, यहां पे आ जाओ कि कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, तो तुम्हें क्या करना है? सिंपल n स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? n स्क्वायर, कि जितना नंबर ऑफ सेल है उसका स्क्वायर कर दो, उतनी नंबर ऑफ पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकती हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चल जाएगा। अगर पूछा जाए उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भाई साहब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लाई नहीं करते हैं, ये मेरा पॉइंट याद रखना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेंगे। तो अगर ऑर्बिटल n स्क्वायर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे n स्क्वायर में? 2n स्क्वायर हो जाएंगे। सर शायद ये एरिया तो मैं नहीं दिख रहा है, सॉरी बेटा, मैं नीचे लिख देता हूं। देखो, अगर नंबर ऑफ सेल कितनी है? n, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी? n स्क्वायर, ठीक है, जो अभी समझा रहा था। अगर इनमें कितने इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं एक बार में, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 2n स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक छोटी सी कैलकुलेशन, यहां पे आ जाओ ml पे, कि सर ऐसे -L2 + L कितनी वैल्यू निकलेंगी टोटल, हमें क्या पता। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकलते हैं बेटा 2l + 1। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि यहाँ पे l की वैल्यू जितनी आ रही हो उतनी रख दो, अगर 0 आई है तो 0 रख दो, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 आ रही है तो 1 रखो, 2 × 1 + 1 3 आ गया। तो p के लिए 3 मिलते हैं, वो हम देख ही रहे थे, p के लिए 3 मिले थे, देखो ये हमने वही कैलकुलेट किया था। फिर यहाँ पे तुम क्या रखोगे? 2 रखोगे, 2 × 2, तो d में 5 आएंगे, 2 × 2, 2 × 2 4 + 1 5, d के लिए 5 आते हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत तो मैं नहीं होनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा चीज छूट गई थी, ये मैंने बता दिया तुम्हें। और कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो तुम लोग, नहीं तो थोड़ा सा आगे हम बस एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, फिर हम वीडियो एंड करते हैं। Calculate the number of cell, ठीक है बेटा, सब सेल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल, सब सेल, पॉसिबल ऑर्बिटल्स फॉर n = 3, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे? अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक समरी और बता दूं। एनसीईआरटी में एक मस्त टेबल दे रखी है, देखो n और l की वैल्यू से हम कुछ निकाल सकते हैं, कौन सी सब सेल है हमारे पास, है ना, कौन सी ऑर्बिटल की बात हो रही है। ये एक टेबल बना लो छोटी सी, ये एक एग्जांपल बता रहा हूं बस मैं तुम्हें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इससे, ठीक है। देखो, अगर n की वैल्यू बेटा 1 है, n की, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, n नेवर = 0, ये याद रखना बेटा। क्यों? देखो n क्या था? नंबर ऑफ सेल है। अगर n की वैल्यू 0 हुई मतलब वो इलेक्ट्रॉन सेल में ही नहीं है,
ठीक है, सेल में होगा तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, तब सेल में होगा तभी उसका वेव फंक्शन बनेगा, वेव फंक्शन बनेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि इलेक्ट्रॉन कितना वास्तव में वहां पे है कि नहीं, यही तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो इसीलिए n इक्वल टू 0 का मतलब है इलेक्ट्रॉन घुस गया भाई साहब न्यूक्लियस में, किसी भी सेल में नहीं है, 1 से कम हो गया ना, 1 से नीचे तो कोई सेल ही नहीं होती, इसीलिए n इक्वल टू 0 हमें कभी नहीं होगा, n इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, याद रखना। अदरवाइज वेव फंक्शन नेवर एग्जिस्ट, अगर पूछता है व्हाई तो लिखना वेव फंक्शन नेवर एग्जिस्ट एंड इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है। ठीक है, बताओ कौन सी सबसेल बन गई, कौन सी बन गई 1, और L मतलब SPDF सिलेक्ट करना है, सबसेल मतलब SPDF सिलेक्ट करना है। L 0 वैल्यू किसके लिए बताई थी तुम्हें, S के लिए। अगर n 1 है, ठीक है, सॉरी अगर n 2 है, ठीक है, L 0 है तो क्या आ गई बेटा 2s, अगर n 2 है और L 1 है तो 2p, निकाल सकते हो ना p, 1 के लिए L की वैल्यू 1 मतलब p, सेकंड की p सबसेल हो गई, सेकंड सेल की p सबसेल हो गई, आराम से निकाल सकते हो। मान लो रैंडमली ले लेता हूं, n इक्वल टू 4 है और p इक्वल टू 3 है, तो फोर्थ सेल हो गई, और 3 मतलब क्या होता है 0 पे आओ, 0, L इक्वल टू 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F, तो 4F की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाए तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, केवल ये चेक करना है n कौन सा है और L कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन है बस, इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। चलो बताओ, हमने n फिक्स कर दिया बेटा, n की वैल्यू दैट इज 3 है, क्लियर, n क्या बेटा 3 है। इसके लिए L क्या होगा बेटा बताओ, 0 टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला था, रखो 0 n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2 आएगा। ठीक है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। L की ये वैल्यू आई, पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई 0, 1 और 2। अब तुम्हें थोड़ा डिवीजन में जाना पड़ेगा, जब L की वैल्यू 0 है और एक केस आ गया L की वैल्यू 1 है और एक केस आ गया L की वैल्यू 2 है। ठीक है, जब L की वैल्यू 0 है तो बताओ M की वैल्यू कितनी आ रही होगी, -L2 प्लस L दैट इज -0 2 + 0, एक ही बात है, M इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, L इक्वल टू 0 का मतलब हो गया S सब सेल की बात हो रही है, L इक्वल टू 1 का मतलब हो गया P सब सेल की बात हो रही है, L इक्वल टू D का मतलब, L इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया D की बात हो रही है। यहां आ जाओ बेटा, L इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, पहले तो कितनी आ सकती है, दैट इज हम 2L प्लस 1 से निकाल सकते हैं, रखो यहां पे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं जी। कौन कौन सी आ सकती हैं वो हम निकालेंगे कैसे, -L2 प्लस L, कौन सी -L2 प्लस L वाले फॉर्मूले से, तो -12 प्लस 1 प्लस 1, बीच में क्या लाई करेगा 0, 3 ही आ रही हैं, देखो 3 आ सकती थी, और कैसे वो निकालेंगे तीनों के उसको, कौन कौन सी, तो ये वाली, कितनी मतलब ऐसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, कौन कौन सी मतलब ये इस फॉर्मूले से, कितनी मतलब ऊपर वाला, कौन कौन सी मतलब ये नीचे वाला। L इक्वल टू 2 पे आ जाओ, L इक्वल टू 2 पे आ जाओ, और वास्तव में ऐसा होता है, S हमेशा 0 दिखाता है, P के अंदर 3 P होती हैं, एक PX, एक PY और एक PZ। ठीक है, लेकिन एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखना, जो 0 वैल्यू होती है P वाले केस में, वो हमेशा PZ को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, PZ को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन के लिए, 1 नंबर का। ठीक है, और ये क्यों होता है, उसके लिए तो तुम्हें पूरी क्वांटम केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जहां से जनरेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसलिए वो डिटेल में नहीं बता सकता। हाँ, Px Py -1 प्लस 1 दोनों में से किसी के लिए भी फिक्स नहीं है, ये याद रखना। 0 फिक्स है कि Pz के लिए होगा, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, L इक्वल टू 2, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसीलिए बता दे रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं। L इक्वल टू 2 है
तो बताओ बेटा m की कितनी वैल्यू हो सकती है, दैट इज 2l + 1, 2 × 2 + 1 कितनी हो गई भाई साहब, 5 आ गई, 5 हो सकती हैं बिल्कुल। अब -l2 + l कर दो, -l2 + l मतलब -2 2 + 2, बीच में कितनी आई -1 0 + 1, देखो 5 है क्या, हाँ 5 है। d के अंदर 5 ही ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड लास्ट दैट इज dz², ये 5 होती हैं, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें कि ये जो जीरो है, ये जो जीरो है ना, ये जीरो हमेशा dz² को ही रिप्रेजेंट करेगा, बाकी की इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है कि कौन सी -2 किसको रिप्रेजेंट करेगी, -1 कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाला जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे निकाला जाता है। लेकिन जीरो एक ही बार में आ जाता है dz² के लिए, तो ये dz² और ये pz के लिए m की वैल्यू याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों कंपटीशन के लिए डायरेक्ट, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा है तो तुम लोग आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितनी आ गई टोटल, 1 + 3 + 5 यहां पे आई, कितने आ गए बेटा, 5 और 3 + 8 1 दैट इज 9, ठीक है। सर आपने हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी तो निकाल के दिखाया था नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स निकालने का, वो क्या था, n², तो 3 का स्क्वायर करो 9, मैच हो रहा है, देखो इसी से शॉर्टकट फॉर्मूला बना है, ठीक है। आ गया नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स निकालने का। अगर नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो मैंने तुमको बता दिया, एक में 2 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n² दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, क्लियर है बेटा। अब इस तरीके के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्लियर। इसके बाद जैसे ही मैं यहां पे एंड करूंगा वैसे ही तुम्हें एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, उसमें से अच्छे से वो पॉइंट्स लिख लेने हैं जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा है, वो टेबल बनानी है और वो पॉइंट्स लिख लेने हैं, इतना ही तुम्हें नोट करना है, बाकी समझ में तुम्हें पूरी वीडियो आनी चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।